स्टूडेंट वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर। देखिए हमारे इस चैप्टर के 3 पार्ट, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। एल्कोहल सबसे बड़ा, फिर फिनॉल और सबसे छोटा हमारा पार्ट है जो है ईथर। आइए आज ईथर्स के बारे में जानते हैं। मैक्सिमम पोर्शन तो हमारा इसी लेक्चर में फिनिश हो जाएगा। ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं क्या है। ईथर की 3 तरह की डेफिनेशन हो सकती हैं। अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ एल्कोहल, डाई अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर, एल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। जैसे ये देखिए, ये है आपके पास एक एल्कोहल है। एल्कोहल में से मैं एक हाइड्रोजन को हटा दूं और उसकी जगह पे अल्काइल ग्रुप लगा दूं तो मैं कह सकता हूं अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ एल्कोहल, ये ईथर कहलाया जाएगा। आपके पास वाटर है HOH। अब इस वाटर में मैं दोनों हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह अल्काइल ग्रुप लगा दूं तो मैं कहूँगा डाई अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर, ये भी क्या हो गया, ईथर हो गया। एल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन, मेरे पास मीथेन है। अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा के मिथॉक्सी ग्रुप लगा दूं, मिथॉक्सी या एल्कोक्सी कह सकते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, ईथर होगा। तो ईथर की 3 डेफिनेशन, अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ एल्कोहल, डाई अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर और एल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन, ये कहा जाएगा। ईथर एक फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन नॉमेनक्लेचर में इसके लिए कोई भी सफिक्स नहीं होता। नॉमेनक्लेचर में इसको सब्स्टिट्यूएंट मान के आगे बढ़ा जाता है। तो मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन, इनमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप नॉमेनक्लेचर के विद रेस्पेक्ट फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो जवाब उनमें से एक है ईथर। ये नॉमेनक्लेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से फंक्शनल ग्रुप नहीं, सब्स्टिट्यूएंट माना जाता है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, वाटर की शेप बेंट शेप होती है। ऑक्सीजन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ईथर भी वाटर से ही बना है, तो हम कह सकते हैं ईथर की भी बेंट शेप होती है और हाइब्रिडाइजेशन अप्रॉक्सीमेटली वही sp3, बॉन्ड एंगल भी अप्रॉक्सीमेटली जो वाटर का रहता है 104.5 डिग्री, तो अप्रॉक्सीमेटली वही बॉन्ड एंगल यहाँ पर दिखाई पड़ता है, वही बॉन्ड एंगल रहता है। अब वाटर के केस में आपको हमने इनऑर्गेनिक में बताया था इर्रेगुलर ज्योमेट्री, रेगुलर ज्योमेट्री, क्योंकि वाटर के पास लोन पेयर होता है। लोन पेयर होने की वजह से ये इर्रेगुलर ज्योमेट्री होती है। और जहाँ तक याद हो, डायपोल मोमेंट करवाया था कि इस लोन पेयर की वजह से इर्रेगुलर ज्योमेट्री है, और जिनकी इर्रेगुलर ज्योमेट्री होती है उनका डेफिनेट डायपोल मोमेंट होता है। यानी इन दोनों का बॉन्ड मोमेंट इस डायरेक्शन में, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, इनका इस डायरेक्शन में, और दोनों का बॉन्ड मोमेंट बना रहता है। तो वाटर में डेफिनेट डायपोल मोमेंट होता है। उसी तरह से ईथर का डायपोल मोमेंट भी डेफिनेट होता है। बिकॉज ऑफ इर्रेगुलर ज्योमेट्री, रिजल्टेंट बॉन्ड मोमेंट डज नॉट कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, और इस वजह से इनका डायपोल मोमेंट डेफिनेट होता है। तो आपने इस बात को याद रखना है, ईथर्स आर पोलर, ये पोलर मॉलिक्यूल हैं हैविंग डेफिनेट डायपोल मोमेंट। इनका डेफिनेट डायपोल मोमेंट होता है। इस पॉइंट को यहाँ पर याद रखोगे, ये पोलर हैं, डेफिनेट डायपोल मोमेंट होता है। नाउ टाइप्स ऑफ ईथर हमारे पास कितने तरह के हैं टाइप्स ऑफ ईथर? तो ईथर होते हैं हमारे पास 2 तरह के। पहले ईथर होते हैं जिन्हें सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं और दूसरे को अनसिमेट्रिकल। सो द फर्स्ट इज सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल बहुत सिंपल सा मीनिंग है,
कोई भी कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। और दूसरे हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। ये दो तरह के ईथर होते हैं। सिमेट्रिकल ईथर में दोनों अल्काइल ग्रुप सेम होते हैं, ये और ये दोनों सेम। जैसे अगर ये मिथाइल है तो दूसरा भी मिथाइल होगा, दोनों अल्काइल ग्रुप सेम, डाइमिथाइल ईथर, डाइइथाइल ईथर एंड सो ऑन। अनसिमेट्रिकल ईथर में इस तरह से दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट। अगर एक तरफ मिथाइल ग्रुप है तो दूसरी तरफ इथाइल होगा, प्रोपाइल होगा, इथाइल मिथाइल ईथर, आप इस नाम से इसको पहचान सकते हैं। तो अगर दोनों सेम हैं सिमेट्रिकल, दोनों डिफरेंट हैं अनसिमेट्रिकल ईथर, इसे कहा जाता है। एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई सिमेट्रिकल ईथर आर पोलर और possess डायपोल मोमेंट। दोनों में से कोई भी बात पूछी जा सकती है आपसे कि सिमेट्रिकल ईथर पोलर क्यों है और इनका डायपोल मोमेंट जीरो क्यों है। इन नोट्स बनाते जाना अपने, ये जो शॉर्ट नोट साथ साथ बनाओगे ना वही आपके काम आएंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, वो भी एक नोट्स की फॉर्म में तैयार हो जाएगा, वो भी आप कर सकते हो। तो सिमेट्रिकल ईथर पोलर हैं, possess डेफिनेट डायपोल मोमेंट। अभी अभी मैंने बताया था ईथर चाहे सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकल हो, वो हमेशा पोलर ही होता है। और आंसर में लिखोगे ड्यू टू इर्रेगुलर ज्योमेट्री इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट आर नॉट एबल टू कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर एंड दे possess definite dipole moment. Due to irregular geometry, in resultant of individual bond moment not able to cancel the effect of each other, और इस वजह से इनका डेफिनेट डायपोल मोमेंट होता है। तो ईथर किसी भी तरह का हो, जैसे क्वेश्चन आता है पैरा डाई मिथॉक्सी बेंजीन, पैरा डाई मिथॉक्सी बेंजीन इज पोलर और possess डायपोल मोमेंट। वाई? जनरली क्या होता है, पैरा कंपाउंड का डायपोल मोमेंट जनरली नहीं होता, क्योंकि पैरा में उनकी ज्योमेट्री ऐसी होती है कि रिजल्टेंट ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। जैसे ये देखो, मैं यहां बना रहा हूं, अगर पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन में क्या होता है कि ये बॉन्ड मोमेंट ऑपोजिट होते हैं, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, डायपोल मोमेंट जीरो होता है और ये नॉन पोलर होता है। लेकिन ऐसा बाकी कंपाउंड, लेकिन इस केस में इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर हैं, इर्रेगुलर ज्योमेट्री हैं और ये ज्योमेट्री ऐसी है कि ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट नहीं कर पाते और इस वजह से इसका डायपोल मोमेंट डेफिनेट होता है। इस तरफ को आप डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन दिखा सकते हो, डेफिनेट होता है। तो आप यहाँ पर जवाब में लिखोगे बिकॉज ऑफ irregular geometry, because of irregular geometry resultant of individual bond moment cannot cancel the effect of each other, hence they possess definite dipole moment. इनका डायपोल मोमेंट डेफिनेट होता है, ये आपको यहाँ पर बता देना है, ये आपका जवाब रहेगा। Which of the following possess, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, possess हाई डायपोल मोमेंट। आपसे पूछा गया इनमें से डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा है और आपको दो कंपाउंड दिए गए हैं। गौर से देखना, बच्चा पजल हो तो क्यों ना हो, ज़रूर होगा पजल अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाएगा। यहाँ दोनों ही पैरा डाइमिथॉक्सी बेंजीन हैं, लेकिन फ़र्क है ओरिएंटेशन का, ये फ़र्क। यहाँ दोनों मिथाइल एक तरफ हैं, यहाँ दोनों मिथाइल ऑपोजिट हैं। यहाँ रिजल्टेंट ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और यहाँ रिजल्टेंट ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, जिस वजह से वो एक दूसरे को नेग्लेक्ट करेंगे
और जब ये नेग्लेक्ट करेंगे तो इसका डायपोल मोमेंट कम और इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। तो आंसर भी साथ के साथ ये सब्जेक्टिव का नहीं ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। यहाँ ओरिएंटेशन ऐसा है कि दूसरे को एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं और यहाँ दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं और इस वजह से इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है। ईथर में से क्वेश्चन आता है सिलेक्टिव आता है और अभी तक ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाए बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एक क्वेश्चन इनमें से आपसे पूछ लिया जाए, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब आगे बढ़ो, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। सभी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आप पहले पढ़ चुके हैं। मैं रिएक्शन लिखता हूँ, ज़रा आप पूरा करने की कोशिश करना। अगर आपको याद आ जाए तो पूरा करने की कोशिश करो। CH3Cl, Ag2O हीटिंग, CH3OH एंड CH3OH और टेम्परेचर 413 केल्विन। एल्कोहल में मैंने सल्फ्यूरिक एसिड का फंक्शन बताया था कि अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग प्रोडक्ट देता है। CH3OH एंड CH3OH, Al2O3 513 केल्विन, ये भी एल्कोहल में आप पढ़ चुके हैं। फोर्थ वन आपके पास एल्कीन है। एल्कीन पे वाटर का एडिशन भी होता है और एल्कीन पे एल्कोहल का एडिशन एल्कोहोलेशन जिसे कहा जा सकता है। तो ये आप रिएक्शन देख रहे हो। एक और रिएक्शन जहां मैं रिएक्टेंट लिखता हूं, देखो मैं हमेशा से आपसे यही बात कहता हूं कि भाई अगर सीखना है तो मेरे साथ साथ ही सीखो। जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करने को देता हूँ मेरे साथ साथ सॉल्व करो, जिससे आपको आपकी कमियाँ मालूम पड़ जाएं और अगर स्ट्रेंथ है तो वो उभर के सामने आ जाए कि आपने साथ के साथ सॉल्व कर लिया, आपसे सॉल्व हो गया। इंटरैक्टिव मैनर में आगे बढ़ा जाए तो बेस्ट होता है। CH3Cl Ag2O फंक्शन ऑफ रिएजेंट वाली शीट अगर बना रखी है तो फंक्शन जानते हैं। Ag2O में 2 सिल्वर, तो यहाँ पर इसके 2 मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं। ये रिएक्शन मैंने ऐसे सिखाई थी कि Ag2O और यहाँ एक और मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड का, एक मॉलिक्यूल ये रहा, एक अपने आप कंसीडर करना होता है, हैलोजन आमने सामने हो, सिल्वर हो, और यहाँ सिखा रखा है AgCl बाहर, इधर से भी AgCl बाहर, ये इधर कनेक्ट और ये इधर कनेक्ट, और इस तरीके से ये ईथर बन के तैयार हो जाएगा। ईथर बन गया। इस रिएक्शन को पढ़ने से प्रीवियस रिएक्शन रिवाइज हो गई। अब यही तो ऑर्गेनिक में है, आगे बढ़ोगे तो पिछला कार्य अपने आप होता जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड 413 केल्विन, 3 टेम्परेचर बताए थे, 383, 413, 443। 413 पे जैसे मैंने लिखा है इसी को देखते हुए समझ जाओगे, यहाँ से वाटर बाहर और ये कनेक्ट, और इस तरह से CH3 OCH3 और साथ में H2O बन गया ईथर। ईथर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन रटना ही नहीं पड़ा अगर पिछली रिएक्शन याद है। Al2O3 जो ये 413 पे, वही ये 513 पे, यानी अगेन H2O बाहर जाएगा और ये आपस में कनेक्ट होगा और इस तरीके से CH3 OCH3 और साथ में H2O, एक और ईथर तैयार। ये एल्कोहोलेशन, पानी हो वाटर हो तो हाइड्रेशन, एल्कोहल हो तो एल्कोहोलेशन। एल्कोहल होता है CH3O नेगेटिव और H पॉजिटिव। मार्कोनिक ऑफ एडिशन, नेगेटिव वहां जाएगा जहां लेस हाइड्रोजन, पॉजिटिव जहां ज़्यादा हाइड्रोजन, और इस तरीके से हम देख पाएंगे ये ईथर फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे तैयार होगा। तो ये चारों के चारों रिएक्शन फटाफट हो जाने वाली रिएक्शन। अब ये रिएक्शन याद करो, ये रिएक्शन मैंने एल्कोहल्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में करवाई थी। एक रिएक्शन थी
ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, OMDM। और एक और रिएक्शन करवाई थी जिसका नाम था एल्कोक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, AMDM रिएक्शन। तो ये वही है AMDM, अलग से लिख सकते हो AMDM या एल्कोक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। मैं स्प्लिटिंग याद दिला देता हूं, कौन सी कोई जल्दी है हमें कहीं जाने की, अदरवाइज तो ये भी कई बार क्लास में कह देते हैं ना कि भाई ये तो आपने पहले पढ़ रखा होगा, आगे बढ़ते हैं। वो कितना पढ़ रखा होता है, कितना याद होता है, वो हमें भी पता है, आपको ही पता है। तो एक बार इस बहाने दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको इसकी स्प्लिटिंग याद आ जाए, क्योंकि ये कर लोगे तो OMDM ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इस रिएक्शन में हमें मर्क्यूरिक और ये फ्लोरो डेरिवेटिव ऑफ एसिटिक एसिड CF3COO और OO इधर और साथ में Hg है, और यहाँ THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन सॉल्वेंट का काम करता है, अलोंग विद एल्कोहल, ROH एल्कोहल है, जहाँ देख सकते हैं ROH में H पॉजिटिव OR नेगेटिव। अब इसकी स्प्लिटिंग जो मैंने सिखा रखी थी वो कुछ ऐसे थी, अब रिवाइज कर लो कि भाई यहाँ से ये CF3COO और यहाँ से H, तो बाहर जाता है CF3COH, बाहर जाता है CF3COH, बाहर जाता है। अब मार्कोनिकॉफ के विद रिस्पेक्ट नेगेटिव वहां कनेक्ट होगा जहां लेस हाइड्रोजन है, और मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये वहां कनेक्ट होगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। ऐसा ही पहले भी पढ़ा था। और ये देखो क्या देगा अब आपको, कैसे, ये OR नेगेटिव यानी ये ईथर फंक्शनल ग्रुप आ गया OR नेगेटिव, और Hg उधर कनेक्ट हो गया, सो दिस इज HgOCO CF3, ये रहा। अब है NaBH4 जिसका काम है 2 हाइड्रोजन यहां सप्लाई करना। अब NaBH4 के हाइड्रोजन हम किस तरह से जानते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, ये इस तरह से कि यहां से CF3COO और एक हाइड्रोजन तो बाहर जाता है CF3COH, ये बाहर, और ये हाइड्रोजन देखो ये पहले मरकरी मेटालिक फॉर्म में बाहर, और फिर ये हाइड्रोजन इधर, और इस तरीके से अब आप अपने प्रोडक्ट पे पहुंच सकते हो जो कि एक ईथर है। एल्कोक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन इस तरह से यहाँ पर बनती है। तो ये आपने भूलना नहीं है, ये आपको अच्छे से याद रहे कि ऐसे आपने इसके इन मेथड ऑफ प्रिपरेशन को पहले पढ़ा हुआ था और ये ऐसे ही करना था। अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट, विलियमसन्स सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, पहले भी आप इस रिएक्शन को पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको माना जाता है विलियमसन सिंथेसिस। अब देखो ये रिएक्शन कहाँ कहाँ और किन बातों का ध्यान रखना। इस रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम एल्कोक्साइड की जगह पोटेशियम एल्कोक्साइड भी हो सकता है। अल्काइल हैलाइड यानी RX, R अल्काइल ग्रुप, X हैलोजन, और सोडियम एल्कोक्साइड मीन्स RONA यानी ये एल्कोहल होता, अगर ROH होता तो एल्कोहल, एल्कोहल का H हटा के सोडियम लगा दिया तो सोडियम एल्कोक्साइड, ये बना। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें आपको अलग से लर्न करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत। पहली चीज SN2 रिएक्शन है। SN2 रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन होती हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, कार्बोकैटायन नहीं बनता, ये आप पढ़ चुके हो।
नो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, जब कार्बोकैटायन नहीं बनता तो कभी भी कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट इस रिएक्शन में शो नहीं करना। ये एमसीक्यूज में है कि SN2 है या SN1 है, SN2। नो कार्बोकैटायन मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से किस रिएक्शन में कार्बोकैटायन नहीं बनता, तो ये विलियमसन सिंथेसिस है जहां कार्बोकैटायन नहीं बनता। आप ध्यान रखेंगे आप अल्काइल हैलाइड का यूज कर रहे हैं तो खास तौर पे याद रखें नो टर्शरी हैलाइड। आप टर्शरी हैलाइड नहीं लेंगे। अराइल हैलाइड लाइक क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन नहीं लेंगे। विनाइल हैलाइड यानी विनाइल क्लोराइड वगैरह नहीं लेंगे। ये हैलाइड टर्शरी नहीं होना चाहिए। टर्शरी हैलाइड की पहचान मैं करवा दूं, जैसे हैलोजन, ऐसे कार्बन से जो 3 कार्बन से, ये टर्शरी हैलाइड। टर्शरी हैलाइड नहीं होना चाहिए। आपके पास अराइल हैलाइड यानी क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन नहीं होने चाहिए। विनाइल हैलाइड, विनाइल ग्रुप होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां अटैच हैलोजन, ये नहीं होना चाहिए, ये हरगिज नहीं। देखो इन दोनों का रीजन तो मैं यही बता देता हूं। रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे ना तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बॉन्ड नहीं टूटेगा। वहां भी रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो अराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड में तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, इस वजह से वो नहीं टूटता। अभी मैं इसके क्वेश्चन आपको अलग से लिखवा दूंगा। आप ये बात शुरुआत में याद रखोगे कि SN2 है। अल्काइल हैलाइड का जब चॉइस अवेलेबल हो तो टर्शरी नहीं लेना, अराइल नहीं लेना, विनाइल हैलाइड नहीं लेना। अब रिएक्शन आखिर कैसे होती है? ये है अल्काइल हैलाइड। सोडियम एल्कोक्साइड को हम उल्टा लिखते हैं, RONA को RONA, जिससे स्प्लिटिंग में आसानी रहे। NaX बाहर जाएगा और ये R यहाँ ऑक्सीजन से कनेक्ट इधर, और इस तरह से हमारे पास ईथर बनेगा। ये ईथर यहाँ पर फॉर्म होगा। ये आपके पास CH3Br हो सकता है, ये आपके पास NaOC2H5 हो सकता है। कुछ भी आपने NaBr बाहर निकालना है, NaBr बाहर जाएगा, ये कनेक्ट होगा और इस तरह से CH3COC2H5 आपके पास ईथर बनेगा। तो ये विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन जहां ईथर आपको बनाना है। एग्जाम में एक क्वेश्चन आया कि भाई इसका मैकेनिज्म बताओ। NCERT का क्वेश्चन है तो मैकेनिज्म पहले मैं बता देता हूं। कई तरह के क्वेश्चन यहां पर आते हैं तो मैकेनिज्म देखें कैसे करेंगे। सबसे पहले सोडियम एल्कोक्साइड स्प्लिट होगा RO नेगेटिव Na पॉजिटिव, RO नेगेटिव Na पॉजिटिव में स्प्लिट होगा। फिर ये RO नेगेटिव अल्काइल हैलाइड पे अटैक करेगा। क्योंकि ये SN2 रिएक्शन है तो ऐसा होगा, पुराना बॉन्ड टूटना शुरू होगा और नया बॉन्ड बनना शुरू होगा। SN2 में ये सिखा रखा है, ये लीविंग ग्रुप बाहर जाता है, अटैकिंग अटैक करता है। एक कंडीशन आती है जिसे ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, जब पुराना बॉन्ड टूट रहा होता है, नया बन रहा होता है, और फिर नया बॉन्ड पूरी तरह से बन जाता है और पुराना बॉन्ड पूरी तरह से टूट जाता है। तो ये RO नेगेटिव Na पॉजिटिव, RO नेगेटिव ने अटैक किया, X नेगेटिव और Na पॉजिटिव आपस में कंबाइन हो गए और इस तरह से ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म एग्जाम में आए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन विलियमसन सिंथेसिस। आप लिखोगे रिएक्शन बिटवीन अल्काइल हैलाइड एंड सोडियम एल्कोक्साइड टू गिव ईथर। फिर ये रिएक्शन लिखोगे, फिर ये मैकेनिज्म बताओगे। वो मैंने आपके ध्यान रखने के लिए बातें लिखी हैं, वो पेपर में लिखने की बातें नहीं है, वो अपने कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चंस हैं, अपनी ट्रिक्स हैं, उसके लिए आपको वो चीज़ दी गई है।
क्वेश्चन आता है वाई वी कैन नॉट यूज अराइल हैलाइड एंड विनाइल हैलाइड ड्यूरिंग विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। अब इनका इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? अभी की अभी मैंने आपको जवाब दिया था क्यों नहीं कर सकते। विनाइल क्लोराइड ये रहा। अब विनाइल क्लोराइड में डबल सिंगल लोन पेयर कॉन्जुगेशन, और जहां कॉन्जुगेशन होता है वहां रेजोनेंस, और रेजोनेंस की वजह से यहां का हैलोजन और कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से ये आसानी से स्प्लिट नहीं होता और हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे ही आपके पास अगर अराइल हैलाइड है तो वहाँ भी रेजोनेंस, मैं एक ही स्ट्रक्चर बना देता हूँ कि रेजोनेंस की वजह से यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है कार्बन हैलोजन के बीच में, और ये इस वजह से स्प्लिट नहीं होता। आंसर में लिखोगे बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन ड्यू टू रेजोनेंस। ये मेंशन करना है द स्प्लिटिंग ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड डज नॉट टेक्स प्लेस एंड हेंस विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस इन दिस केस। ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देना। क्लोरोबेंजीन के अगर बाकी के सभी स्ट्रक्चर बना सकते हो तो बहुत अच्छा, मैंने आपको रेजोनेंस सिखा भी रखा है। आप सारे स्ट्रक्चर बना दो, खुद से बना सकते हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो जो मैं बना रहा हूँ वो लर्न कर लो, वो भी बहुत है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ मैंने एक और बात कही थी, वाई विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस, नहीं होती टर्शरी हैलाइड पे, डज नॉट टेक्स प्लेस ऑन टर्शरी हैलाइड। टर्शरी हैलाइड पे रिएक्शन नहीं होती, क्यों नहीं होती ये आपसे पूछा गया। अब देखो यही क्वेश्चन डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि भाई आपके पास टर्शरी ब्रोमोब्यूटेन ये है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, कॉम्पिटिटिव में भी खास तौर पे, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और यहां पर कहते हैं सोडियम मिथॉक्साइड का एक्शन है, बताओ क्या बनेगा। अब सीधी सी बात है कि अगर टर्शरी हैलाइड है तो विलियमसन सिंथेसिस नहीं हो, कुछ और हो जाएगा, विलियमसन सिंथेसिस नहीं होगी। एक्चुअल में क्या होता है, जब ये टर्शरी हैलाइड टूटता है तो यहां टर्शरी कार्बोकैटायन बनता है। टर्शरी कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, और स्टेबल कार्बोकैटायन में सब्स्टिट्यूशन नहीं एलिमिनेशन होता है। जवाब में लिखोगे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल टर्शरी कार्बोकैटायन एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, ईथर फॉर्मेशन डज नॉट टेक्स प्लेस। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल टर्शरी कार्बोकैटायन, देखो कैसे, पहले यहां से NaBr बाहर जाएगा। जब ये NaBr बाहर जाएगा तो ये टर्शरी कार्बोकैटायन स्टेबल है, इंतजार कर सकता है। फिर यहां के साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन और ये OCH3, देखो क्या क्या बाहर गया, पहले NaBr बाहर गया, फिर CH3OH बाहर गया, और अब वैलेंसी पूरी करने के लिए पाई बॉन्ड बनता है, तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। इस तरह से एल्कीन फॉर्मेशन, आइसोब्यूटीन भी आप इसको कह सकते हो, ये यहां पर बना। तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन भी पूरी करने को आती है, और ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है। आपने इस पॉइंट को याद रख लेना है कि ये आपसे यहां पर पूछा जाता है। इस तरह से ये रिएक्शन को खास तौर पे याद रखना कि विलियमसन सिंथेसिस के दौरान
यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अराइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड और ये टर्शरी हैलाइड, इस बात का खास तौर पे आपको ध्यान रखना है। अब विलियमसन सिंथेसिस में देखो कुछ और तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे प्रिडिक्शन ऑफ रिएक्टेंट। प्रिडिक्शन ऑफ रिएक्टेंट एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन भी आता है। अब किस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करोगे सीखो। जैसे क्वेश्चन आया, प्रिडिक्ट द रिएक्टेंट of CH3O CH2CH3 during Williamson synthesis reaction। Williamson's synthesis reaction यानी आपको एक ईथर दिया और आपसे पूछा कि भाई बताओ इस ईथर को बनाने के लिए किन किन रिएक्टेंट की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या रिएक्टेंट हो सकते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ये आपसे पूछा गया। ये आपसे पूछा गया क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। कुछ बातें याद रखना। पहला, विलियमसन सिंथेसिस में एक अल्काइल हैलाइड होता है और एक सोडियम एल्कोक्साइड। एक अल्काइल हैलाइड होगा, एक सोडियम एल्कोक्साइड होगा, पहली बात। और दूसरी बात, टर्शरी हैलाइड नहीं होगा, अराइल हैलाइड नहीं होगा, विनाइल हैलाइड नहीं होगा। टर्शरी हैलाइड नहीं होगा, अराइल हैलाइड नहीं होगा, विनाइल हैलाइड नहीं होगा। ये बात आपको याद रखनी ही होगी। तो देखो किस तरह से आप इस बात को याद रखोगे। आपने क्या करना है, पॉसिबिलिटी को इस तरह से करना है। मैं दो पॉसिबिलिटी की बात करता हूं। कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ दो, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ दो, कार्बन के साथ हैलोजन अटैच कर दो, लेट ब्रोमीन अटैच कर दिया, ब्रोमीन क्लोरीन कुछ भी, कार्बन के साथ हैलोजन और ऑक्सीजन के साथ सोडियम अटैच कर दो। ध्यान से देखो, अगर मैं ये बॉन्ड तोड़ता हूं, कार्बन के साथ हैलोजन, ऑक्सीजन के साथ सोडियम, ये बनता है। तो ये वन सेट ऑफ रिएक्टेंट, अगर आप इसमें विलियमसन सिंथेसिस करवाओगे तो यही बनेगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी कि अब आप इस बॉन्ड को यहां से ना तोड़ के यहां से तोड़ दो, कार्बन के साथ हैलोजन अटैच कर दो, CH3CH2Br, ब्रोमीन ठीक ढंग से बना दें, ब्रोमीन, और ऑक्सीजन के साथ सोडियम अटैच कर दो, CH3ONA। तो हमारे पास दो सेट ऑफ रिएक्टेंट आ गए, ये और ये। इसकी रिएक्शन करवाओगे तो भी यही ईथर मिलेगा, इसकी रिएक्शन करवाओगे तो भी यही ईथर मिलेगा। सो दिस ईथर इज पॉसिबल बाय टू सेट ऑफ रिएक्टेंट। एक में ब्रोमोमीथेन है, एक में ब्रोमोइथेन है, एक में सोडियम मिथॉक्साइड है, एक में सोडियम मिथॉक्साइड है। ये दो सेट, क्या ये दोनों करेक्ट हैं? बस इतना ध्यान रखो कि भाई अल्काइल हैलाइड टर्शरी ना हो, अराइल ना हो, और ये आपका विनाइल ना हो। ना टर्शरी ना अल्काइल ना विनाइल, अराइल ना विनाइल, ना टर्शरी ना अराइल ना विनाइल, दोनों ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखो, हमेशा कोशिश ये करो कि अल्काइल हैलाइड प्राइमरी हो। अल्काइल हैलाइड दोनों ही केस में प्राइमरी हैं, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन, प्रिडिक्ट द रिएक्टेंट ऑफ फॉलोइंग ईथर, ऑफ फॉलोइंग ईथर, और इस क्वेश्चन को एक्सटेंड कर लोगे ड्यूरिंग विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में इन ईथर के रिएक्टेंट आपको बताने हैं, क्या होंगे? CH3, अगेन CH3, OCH3, एक ये आपके पास है, दूसरा है सेकेंड CH3, CH3, OCH3, ये बताना है। तीसरा है आपके पास दिस इज डाइफिनाइल ईथर, इस केस में बताना है क्या बनेगा। चौथा है आपके पास दिस इज
डाई टर्शरी ब्यूटाइल, इसे कहते हैं डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। इनके आपको रिएक्टेंट प्रेडिक्ट करने हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था उसी तरह से आप इनको लेंगे और फिर दोनों पॉसिबिलिटीज़ पे ध्यान रखेंगे। अगर वहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं आ रही तो आप दो सेट ऑफ रिएक्टेंट की बात करेंगे। जैसे अगर मैं इसमें कहता हूं कि भाई कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ा और कार्बन के साथ हैलोजन, कार्बन के साथ अगर आपने हैलोजन लगा दिया तो ये बनेगा और ऑक्सीजन के साथ सोडियम लगा दिया तो ये बनेगा। क्या ये पॉसिबल है? अब वो बात याद रखो, टर्शरी हैलाइड नहीं होना चाहिए, अराइल नहीं, विनाइल नहीं, ये तो टर्शरी है। If the halide is tertiary, then that set of reactant is not possible. ये पॉसिबल नहीं है, यानी ये स्प्लिटिंग यहां से पॉसिबल नहीं है। दूसरी तरफ से करो और अब देखो क्या बनाओगे। कार्बन पे हैलोजन, कार्बन पे हैलोजन, तो जब आप कार्बन पे हैलोजन लगाओगे और ऑक्सीजन पे सोडियम तो आपके पास ये बनेगा CH3 CH3 ऑक्सीजन CH3 Na Br CH3, ये बनेगा। टर्शरी हैलाइड नहीं है, अराइल नहीं है, तो ये पॉसिबल है। तो हम कहेंगे कि फर्स्ट रिएक्शन का हमारा जवाब इस तरह से आएगा। दिस इज द आंसर कि ये हमारे पास सेट ऑफ रिएक्टेंट हैं जिनसे हमारा ईथर फॉर्म होगा, ये हमारा आंसर रहेगा। ऐसे ही इस केस में भी यहाँ से अगर तोड़ोगे, हैलोजन लगाओ, सोडियम, सेकेंडरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड चल सकता है, बेस्ट नहीं होता, बेस्ट तो प्राइमरी होता है, बट सेकेंडरी हैलाइड वी कैन से चल सकता है। तो हम कहेंगे वन सेट ऑफ रिएक्टेंट तो ये हो गया। एक बार यहाँ से तोड़ो, यहाँ हैलोजन, यहाँ सोडियम, तो सेकंड सेट ऑफ रिएक्टेंट CH3 CHONA CH3 और साथ में CH3Br, और मैं कहूँगा दोनों में से अगर बेस्ट पूछा जाए तो जिसमें प्राइमरी हैलाइड होता है वो बेस्ट होता है, सेकंड वाला बेस्ट है, प्राइमरी हैलाइड जिसमें होता है वो बेस्ट होता है। यहाँ अगर आप इसको तोड़ोगे, हैलोजन लगाओगे, अराइल हैलाइड नॉट पॉसिबल। यहां तोड़ोगे, हैलोजन लगाओगे, अराइल हैलाइड नॉट पॉसिबल। सो वी कैन से ये ईथर विलियमसन से नहीं बन सकता, नॉट पॉसिबल बाय विलियमसन्स सिंथेसिस रिएक्शन, ये पॉसिबल नहीं है, नहीं बन सकता। यहां बॉन्ड तोड़ोगे टर्शरी हैलाइड, यहां तोड़ोगे टर्शरी हैलाइड, अगेन ये विलियमसन्स से नहीं बन सकता, किसी और से बेशक से बन सकता हो, लेकिन विलियमसन सिंथेसिस से ये दोनों के दोनों ईथर नहीं बन सकते, क्योंकि टर्शरी हैलाइड एल्कीन देता है, अभी आपको बताया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, नेम अ ईथर विच कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, विच कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय विलियमसन सिंथेसिस। तो कई ईथर हो सकते हैं, बस उतना ही ध्यान रखो जो मैंने कहा कि भाई ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जैसे यहां पर आ गया एग्जाम्पल, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये एग्जाम्पल। ऐसे ही सोच के देखो, अगर मैं आपको ये कंपाउंड दे दूं, ये भी विलियमसन से पॉसिबल नहीं है। यहां से बॉन्ड तोड़ोगे, अराइल हैलाइड बनेगा, यहां से तोड़ोगे टर्शरी, नॉट पॉसिबल, ये भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही ये देख लो, ये कंपाउंड, अब इस कंपाउंड में अगर मैं कहूं ये बॉन्ड टूटेगा तो विनाइल मिलेगा, वो टूटेगा तो अराइल, पॉसिबल नहीं है। तो आपने बस ये ध्यान रखना है कि टर्शरी हैलाइड, अराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड पॉसिबल नहीं है। इस तरह से आपने ये विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में चीज़ों को ध्यान रखना है कि कैसे किया जाएगा। सो दिस इज द बैकबोन ऑफ द टॉपिक। विलियमसन सिंथेसिस के बेसिस पे जो क्वेश्चन आता है वो बैकबोन ऑफ द टॉपिक है। अब आगे है
केमिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत सिंपल सी बातें हैं, उन बातों का आप ध्यान रखें। सिंपल सी रिएक्शन है, जैसे इसमें सबसे पहले बेसिक कैरेक्टर, बेसिक नेचर की अगर मैं यहां पर बात करूं तो पहले इसी को पढ़ लेते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कर लिया जाएगा। अब देखिए क्या है, हम कहते हैं ईथर्स आर लुईस बेस एज वेल एज ब्रोंस्टेड बेस, एज वेल एज ब्रोंस्टेड। बताता हूं कैसे। ये लुईस बेस भी हैं और ब्रोंस्टेड बेस भी है। पहले तो लुईस बेस किसे कहते हैं? लुईस बेस उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। अब ये देखो, ये ईथर है, जनरल फार्मूला ROR, R2O लिख दो। आपके पास है BCl3, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास लोन पेयर है, तो ईथर अपना लोन पेयर इसको इस्तेमाल करने के लिए डोनेट करता है। और इस तरह से जो लोन पेयर डोनेट करता है वो लुईस बेस कहलाया जाता है, जो गेन करता है लुईस एसिड कहलाया जाता है। तो ईथर के इस लुईस एसिड बेस कॉम्प्लेक्स को ईथरेट कहा जाता है, ईथरेट्स इनको कहा जाता है। तो आपसे पूछें ईथरेट क्या है, तो आप कहेंगे लुईस एसिड बेस कॉम्प्लेक्स इन विच ईथर एक्ट एज लुईस बेस। लुईस लिख लो अलग से, लुईस एसिड बेस कॉम्प्लेक्स इन विच ईथर एक्ट एज लुईस बेस, इसे ईथरेट कहते हैं। ऐसे ही जरा देखो, ये है आपके पास ईथर, इस पे रिएक्शन HCl की, HCl यानी H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज को गेन करेगा और इस तरह से ये बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, Cl नेगेटिव कनेक्ट हो गया, इसे ऑक्सोनियम सॉल्ट कहा जाता है। ऑक्सोनियम सॉल्ट यहां पर ये बनेगा। इस तरह से हम देख सकते हैं ऑक्सोनियम सॉल्ट क्या है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप जवाब दोगे। ऑक्सोनियम सॉल्ट इज अ स्पीसीज इन विच ईथर एक्ट एज ब्रोंस्टेड बेस, क्योंकि जब प्रोटॉन गेन करता है उसे ब्रोंस्टेड बेस कहते हैं। तो एग्जाम के लिए इस क्वेश्चन को ध्यान रख लो। व्हाट आर, पूछ लिया गया, व्हाट आर ईथरेट्स एंड व्हाट आर ऑक्सोनियम सॉल्ट, तो जो मैंने अभी बताया वही आप यहां बताएंगे, लुईस एसिड बेस कॉम्प्लेक्स और अ स्पीसीज इन विच ईथर एक्ट एज ब्रोंस्टेड बेस, ये आप बताएंगे। तो आज के लेक्चर में करेंगे इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में एनसीईआरटी के बचे हुए क्वेश्चन और इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।